हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं विकास कुमार बायोसोम चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा जी, हम लोगों ने बायोलॉजी स्टार्ट कर दी है उन बच्चों के लिए जो फ्यूचर में नीट की एग्जाम देना चाहते हैं, जो किसी भी बायोलॉजी के बेस पे एंट्रेंस एग्जाम जो लग रहा है जिसमें बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा है, और जिस बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि बायोलॉजी कैसे पढ़ा जाए, कहां से पढ़ा जाए, कौन सी बुक पढ़ी जाए, तो बेटा पेन कॉपी उठाइए और बायोसोम चैनल पे रेगुलर क्लासेस को रेगुलर देखते जाइएगा। बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए लेके आते हैं बेटा जी जानदार शानदार क्लासेस जिसे आप देख के फुल्ली इंजॉय करते हो। मैं उम्मीद करता हूं बेटा आप इस क्लास को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। आपका जो प्यार और स्नेह है वो चैनल पे दिख रहा है। आप ही की वजह से 350 प्लस सब्सक्राइबर हमारे पास जुड़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं जो बच्चे आगे भी देखेंगे, जिनको मुझ पे विश्वास है, जिनको ये विश्वास है कि हम बायोलॉजी विकास सर से बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे, उन सभी बच्चों से मेरा ये कहना है कि बेटा क्लास देखने के बाद में अगर क्लास नॉलेजेबल लगे तो अपने इस चैनल को, अपने इस सेशन को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो उम्मीद और विश्वास हमेशा बना रहे। मुझे आप पे विश्वास है, आपका विश्वास मेरे पे है। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बने रहिए, इस जोश को बनाए रखिएगा। कुछ बच्चों की एग्जाम्स आने वाली है, सो कॉन्स्टेंटली पढ़ाई कीजिएगा, रेगुलर मेहनत कीजिएगा, टॉपिक वाइज पढ़िए। पहले एक टॉपिक क्लियर कीजिए, फिर दूसरा कीजिए। एक दिन में पूरी बुक क्लियर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसे करने वाले बच्चों से बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाती हैं। अगर इंपॉर्टेंट चीजें छूट गई तो आप एग्जाम में आपको लगेगा कि मैंने पूरा पढ़ा था फिर भी मेरा क्वेश्चन नहीं हो पाया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन बच्चों के लिए बताने जा रहा हूं जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। बहुत जल्दी एम्स की एग्जाम होने वाली है, और भी एग्जाम्स जो है आगे फ्यूचर, नियर फ्यूचर आने वाली हैं। उन बच्चों को मेरा यही कहना है बेटा, एक दिन में बुक कंप्लीट करने की कोशिश ना करें, टॉपिक वाइज कीजिएगा। हम मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं, पूरी जी जान लगा रहे हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए बायोसोम क्लासेज। चलो, बायोसोम के साइंस वर्ड में फिर से मैं विकास कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है ये जानने से पहले समझिए कि बायोलॉजी है क्या। हम लोगों ने बायोलॉजी में ये देखा कि हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं। जस्ट सपोज दैट ह्यूमन, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ना कुछ जीव होगा। वो जो जीव है वो आया कहां से? मैंने कहा था ना, जस्ट सोचना स्टार्ट कीजिए कि वो जीव आया कहां से होगा, कहां से वो प्रकट हो गया। आसमान से अवतार लिया है, जमीन से निकल कर बाहर आ गया है? सर ऐसा नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। क्या हुआ सर? हुआ ये, यस बेटा, हम बात क्या कर रहे थे? हम ये कह रहे थे ये एक है सर सेल होगी, जिस सेल को मैं नाम क्या दूंगा? एग दे दो सर, या ओवम बोल दीजिए। अभी हम इसको ओवम बोले तो ज्यादा बेटर है। ये ओवम है, इससे कोई ना कोई स्पर्म, शुक्राणु एंटर करने वाला है। ये स्पर्म और एग दोनों आपस में मुलाकात करेंगे। दो कम ऑन, बात को ध्यान से समझिएगा। ये एक एग सेल है और ये कौन सी है? स्पर्म सेल है। स्पर्म सेल है, या इसे बोला जाता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ बोला जाता है बेटा जी। स्पर्मेटोजोआ बोलिए या स्पर्म बोलिए, बात एक ही है। ये मेल के अंदर जनरली देखने को मिलता है, ये फीमेल के अंदर जनरली देखने को मिलता है। हुआ क्या होगा? यहां पर इन दोनों की मुलाकात हुई होगी, और इस मुलाकात को, इस प्लस को मैं क्या नाम देता हूं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलता हूं बेटा? फर्टिलाइजेशन हुआ होगा। और फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं सर? निषेचन। किसे बोला जाता है? निषेचन को बोला जाता है। निषेचन हुआ होगा सर, ये दोनों मिले होंगे सर। कहां मिले, इसका एड्रेस तो बताइए सर। तो ये होता है अंडवाहिनी या बिंब वाहिनी। अंडवाहिनी या बिंब वाहिनी, या बेटा जी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोला जाता है? फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आई आपको कि सर ये दोनों मिले होंगे। फिर क्या हुआ होगा? इन दोनों के मिलन से क्या बनकर बाहर आया होगा? तो आप बोलोगे कि सर इन दोनों के मिलन से बन के आता है एक नई स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं, क्या बोलेंगे? जाइगोट या युग्मनज बोल देते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? युग्मनज या जाइगोट है बेटा। युग्मनज या जाइगोट है। युग्मनज और जाइगोट की अगर बात की जाए तो आप बोलोगे कि सर इन दोनों के मिलने से ये एक सेल है, इसीलिए बोला जाता है सेल इज
प्राइमरी और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। कमोन ध्यान से सुनिए, शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई सेल है। क्यों? क्योंकि सर यही वो सेल है जिससे आगे क्या होने वाला है, इसी युग्मनज से आगे क्या होने वाला है। तो आप बोलोगे कि सर विदलन होगा। क्या होगा? विदलन होगा। और यही सेल दो सेल में टूटेगी। किस में टूटेगी? दो में। फिर वही दो किस में टूट जाएंगे? चार में। और चार बाद में किस में टूट जाएंगे? 8 में। तो इस तरह से हमें बहुत सारी सेल्स देखने को मिलने लग जाती है। कंटिन्यूअस डिवीजन होता रहता है और फाइनली एक ग्रुप ऑफ सेल बन जाती है। आप स्टेप बाय स्टेप जब एम्ब्रियो को डेवलप कर रहे हो, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज आ चुके बेटा, जाइगोट से आप पूरे बेबी फॉर्मेशन तक के पीरियड को हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलते हैं, भ्रूणीय विकास बोला जाता है। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये डेवलपमेंट होगा और भ्रूणीय विकास के दौरान 3 लेयर बनती है। एक को बोला जाता है एक्टोडर्म। क्या बोला जाता है बेटा जी? एक्टोडर्म। दूसरे को क्या बोला जाता है? मेसोडर्म। क्या बोला जाता है? मेसोडर्म। और थर्ड वन कौन सा होता है? एंडोडर्म। क्या बोला जाता है मेरे लाडलो? एंडोडर्म बोला जाता है। सर ये 3 लेयर आ चुकी है और यही 3 वो लेयर है जो हमारी बॉडी का कंप्लीट हर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करने वाली है। कमोन ध्यान से सुनिए, यही वो 3 लेयर है जो क्या करने वाली है? हमारी बॉडी के अंगों का निर्माण करने वाली है। बात क्लियर हुई? इतनी बात आपको समझ में आ गई? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई एक्टोडर्म क्या है, मेसोडर्म क्या है, एंडोडर्म क्या है, यहां तक क्लियर हुआ हमारा। आगे अगर अपन मूव करें तो अपन क्या कहेंगे कि सर ये किस तरह से हुआ? तो हुआ ये कि मेरे पास पहले कोई एक सेल हो गई और सेल से क्या बनेगा? ग्रुप ऑफ सेल विच इज नोन एज टिश्यू, जिसे मैं क्या बोलता हूं? टिश्यू या उत्तक बोला जाता है। जिसे उत्तक को सेल बोले तो कोशिका। सो कोशिका से क्या बनेगा? उत्तक बनेगा। कोशिका से क्या बनेगा? उत्तक है। और उत्तक से क्या बनेगा सर? ऑर्गन बनेगा, अंग का निर्माण होगा। जैसे अपने मुंह हो गया, आंत हो गई है, पेट हो गया, ये सब मिलकर क्या बना देंगे सर? ये तो पाचन तंत्र बना देंगे। इससे बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम। क्या बोला जाता है? ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है, अंग तंत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंग तंत्र बोला जाता है मेरे लाडो। ये बात क्लियर हुई है आपको? अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई पहले सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन चुका है। ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना लेते हैं? हमारी बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं। कमोन ध्यान से सुनिए, किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। जैसे सच एज आप बोलोगे सर पाचन तंत्र, इसको मैं क्या बोलूंगा? पाचन तंत्र बोल दूंगा। जैसे सर श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र बोल दिया है। जैसे मैंने बोला कि उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, ये सारे तंत्र आपस में मिल जाएंगे और किस चीज का फॉर्मेशन कर देंगे? बॉडी का फॉर्मेशन कर देंगे। डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स बन जाएंगे। ये हमारे टिश्यू होगा। टिश्यू क्या होगा? ए ग्रुप ऑफ सेल, a group of cell which have similar origin and function, सिमिलर ओरिजिन एंड फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने आपको, ओरिजिन एंड फंक्शन बोला जाता है बेटा जी। तो आप क्या बोलोगे कि सर टिश्यू किसे कहा जाता है? स्टडी ऑफ टिश्यू नोन एज हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है सर। हिस्टोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं बेटा जी औतिकी। और औतिकी, हिस्टोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? मार्सेलो। क्या बोला जाता है? मार्सेलो मेलपिगी को। किसको माना जाता है बेटा? मार्सेलो मेलपिगी एक साइंटिस्ट थे जिनको औतिकी या हिस्टोलॉजी का जनक माना जाता है। सर सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कमोन बताइए। आप बोलोगे सर साइटोलॉजी। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट हुक साहब को माना जाता है। इस तरह से इसका मतलब तो सर है अगर हमें जीव बनाना है तो इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। ये दोनों क्या है? तो आप बोलोगे कि सर ये मादा युग्मक है। ये क्या चीज है जी? मादा युग्मक में फीमेल गैमेट।
ये क्या है, फीमेल गैमेट है। और स्पर्म क्या होता है, नर युग्मक, मेल गैमेट। क्या बोला जाता है बेटा, नर युग्मक या मेल गैमेट बोला जाता है। ये कब चाहिए, जब हमें दो गैमेट्स की जरूरत पड़ती है और हमें उनके फ्यूजन से एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, तो उसको बोला जाता है लैंगिक जनन। कम ऑन, ध्यान से सुनिए, लैंगिक जनन। ये कहानी बताने के पीछे उद्देश्य यही है बेटा। क्या इसी तरह से सभी जीव करते हैं? जरूरी है? क्यों जरूरी है सर? क्या जीव पैदा करना जरूरी क्यों है? व्हाट इज द नीड ऑफ दैट? इसलिए जरूरी है बेटा कि हर एक जीव का जीवन काल है, उसका टाइम पीरियड फिक्स है कि वो जीव इतने साल जिएगा, इतने साल जिएगा, इतने साल जिएगा। हर एक जीव का, आपका हमारा सबका ऑन एन एवरेज जीवन काल होता है 65 to 70 ईयर्स। आप और मैं लगभग इसी एज के बाद में अपने आप का हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। हमारे जो हाथी मेरे साथी हैं, हाथी साहब जो हैं, वो 70 साल में खत्म हो जाएंगे। देखिए हमारी हम उम्र के ही चलते हैं, साथ साथ पैदा होते हैं, साथ साथ चल लेते हैं। तो देखिए हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। इस दुनिया से अगर चले जाएंगे तो उसके बाद में हमारा ह्यूमन होमोसेपियंस का एग्जिस्टेंस कहां से रहेगा? इसका मतलब तो अर्थ पे लिविंग सिस्टम बंद हो जाएगा। अब कब हो जाएगा? जब हम अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो दैट इज आल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारा बोलते हैं ना उत्तरदायित्व है कि हम अगली जनरेशन पैदा करें जिससे क्या हो, मानव जाति का अस्तित्व बना रहे। इस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें जो करना पड़ता है, जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसी प्रक्रिया को हम नाम क्या दे देते हैं, रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन? ये बात क्लियर हुआ। क्या जरूरत है, क्यों हम लोग रिप्रोडक्शन या प्रजनन की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं सर, ताकि हर एक जीव किस लिए प्रजनन कर रहा है? तो आप बोलोगे सर इसलिए प्रजनन कर रहा है ताकि वो अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रख सके, उस अस्तित्व को मेंटेन रखा जा सके। तो सर ये तो हो गया। क्या सब में ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता बेटा। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात की हूं, अगर मैं आपसे रिप्रोडक्शन, टुडेज टॉपिक रिप्रोडक्शन, आज का शानदार जानदार टॉपिक आपके सामने लेके आ चुका हूं बेटा, प्रजनन। 12th क्लास का चैप्टर है, 12th के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का के हिसाब से ये टॉपिक सेलेक्ट किया गया है। रिप्रोडक्शन या प्रजनन का मीनिंग क्या होता है? आप बोलोगे सर प्रजनन, प्रजनन जो है वो क्या चीज है? तो प्रजनन का मतलब है कि पैतृक द्वारा संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया। क्या बोलोगे? पैतृक, पैतृक द्वारा संतति उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। यार इसका मीनिंग क्या हुआ? इंग्लिश में सुनिए बेटा, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग बाय पेरेंट्स। पेरेंट्स के द्वारा, पेरेंटल सेल्स के द्वारा अगर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन या प्रजनन है। उस प्रक्रिया को हम प्रजनन नाम दे देते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा पैतृक द्वारा क्या पैदा हो रही है बेटा? संतति उत्पन्न हो रही। अब रिप्रोडक्शन, एक तो मैंने अभी आपको बताया, एक तो क्या होता है बेटा, अलैंगिक। और ध्यान से सुनिएगा चीजों को, अलैंगिक। और दूसरा रिप्रोडक्शन होता है लैंगिक रिप्रोडक्शन। लैंगिक और अलैंगिक रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ते जा रहे हैं। अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या बोला जाता है इसे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और दूसरा कौन सा होता है? तो आप बोलोगे सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जो मैंने अभी आपको बताया वो किसका पार्ट था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का था। बट हर ऑर्गेनिज्म के पास जरूरी नहीं है कि मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो। कम ध्यान से सुनिएगा, हर ऑर्गेनिज्म के पास ये कंपल्सरी नहीं है कि मेल और फीमेल गैमेट उसके पास अवेलेबल नहीं हो। तो क्या वो ऑर्गेनिज्म नहीं चाहेगा कि मेरा एग्जिस्टेंस बचा रहे? जैसे सिंपली लीजिए अमीबा लीजिए, पैरामीशियम लीजिए, प्लेनेरिया लीजिए, हाइड्रा लीजिए, क्या ये जीव नहीं है? क्या ये नहीं चाहेंगे कि यार मेरी भी औलाद पैदा हो, मेरी भी संतति उत्पन्न करूं मैं? तो कैसे करेंगे? इनके पास तो नर और मादा युग्मक है।
तो सर ये कैसे किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो सारे मेथड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पहला टर्म आता है, सो आप क्या बोलोगे सर, देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, नो गैमेट फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब मेरे लाडलो ये हुआ युग्मकों का निर्माण न होना, युग्मकों का निर्माण न होना, नहीं हो रहा है, युग्मक नहीं बन रहे सर, युग्मक नहीं बन रहे हैं, युग्मकों का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। युग्मकों का अगर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इसको मैं दूसरा नाम क्या दे सकता हूं बेटा, एगैमोजेनेसिस, एगैमोजेनेसिस। इसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाता है, एगैमोजेनेसिस। क्यों बोला जाता है, बिकॉज सर देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन। क्या बोलोगे सर, देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन। इज इट क्लियर, यहां तक बात समझ में आई? ये कैसे होता है सर, इसमें जनरली माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन, डिवीजन अर्ध सॉरी समसूत्री विभाजन। आप क्या बोलोगे सर, समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन होने से क्या होगा बेटा जी, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कैसे होगा, हम डायग्रामेटिकली चीजों को देखेंगे। समसूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीजन जब होगा तो माइटोसिस की वजह से इसे सोमेटोजेनेसिस भी बोला जाता है, सोमेटोजेनेसिस, सोमेटोजेनेसिस। क्यों कहा जाता है, बिकॉज सर माइटोसिस, समसूत्री विभाजन केवल और केवल सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है, कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। सर कायिक कोशिका क्या होती है, अगर मैं बात करूं गैमेट्स की, तो गैमेट्स को बोला जाता है जर्मिनल सेल, रिप्रोडक्टिव सेल है, ऐसी सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। उनके अलावा जो भी सेल बच गई है उन सभी को मैं क्या नाम दे दूंगा मेरे लाडो, तो आप बोलोगे कि सर उन सभी को आप बोल दीजिए सोमेटिक सेल या कायिक सेल। मेरे हाथ की सेल है, मेरे गाल की सेल है, मेरे कान की सेल है, मेरे पेट की सेल है, मेरे हाथ पैर सब हर जगह की सेल क्या कहला रही है, सोमेटिक सेल कहला रही है। उन हर एक सेल में किस तरह का डिवीजन होगा, माइटोसिस होने वाला है। क्या होने वाला है, माइटोसिस होने वाला है। इसीलिए ये माइटोसिस से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। माइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म, आप सोचो कि अगर माइटोसिस हो और एक ऑर्गेनिज्म से दो, एक सेल है वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर रही है, बिकॉज एज वी नो कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकता है। या हम क्या बोलेंगे कि सर यूनिसेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास ऑर्गन तो है नहीं, वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ईच एंड एवरी सेल एक्ट एज एन ऑर्गेनिज्म, हर एक कोशिका एक जीवी की तरह कार्य करने लग जाएगी। बताइए ध्यान से सुनिए, क्या ये माइटोसिस जनन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है सर। इसीलिए इस जनन को हम सोमेटोजेनेसिस भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। और बताइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि इसे और क्या कहा जाता है, तो देखिए इसे कहा जाता है बेटा यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। क्यों सर, क्योंकि सर इसमें एक पैतृक भाग लेता है, एक जीव भाग लेता है, भाग लेता है। यूनिपेरेंटल का मीनिंग व्हेन वन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अनदर ऑर्गेनिज्म। हमें क्या चाहिए, एक नर है तो मादा चाहिए, मादा है तो नर चाहिए, अगर हमें अगली जनरेशन प्रोड्यूस करनी है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म ही माइटोसिस जैसे प्रोसेस से गुजरकर क्या कर सकता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर सकता है, जिसे हम इसी कारण हम इस प्रक्रिया को या इस सेक्स को हम लोग इस रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। मतलब एक पेरेंट क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी पेरेंट ने नया जो जनरेशन है, नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस कर दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कहानी है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, या इसे कहा जाएगा अलैंगिक जनन। क्या कहेंगे बेटा जी, अलैंगिक जनन। ये अलैंगिक जनन सर किसमें होता है और कैसे होता है, व्हाट आर द मेथड ऑफ दिस, मेथड की बात कर लेते हैं। चलो जी विधियां देख लेते हैं कि कैसे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। विधियां,
इसकी विधि क्या है, किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो मेथड्स में पहला देखा जाए तो होता है बेटा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन सर ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है? बाइनरी फिजन को हिंदी में बोलेंगे अपन लोग द्विविखंडन। क्या बोला जाता है इसे? द्विविखंडन। नाम से क्लियर हो रही है कहानी। द्वि दो, विखंडन टुकड़े। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के दो टुकड़े हो जाएं और दोनों टुकड़े कैसे एक्ट करने लग जाएं, एक ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करने लग जाएं, दिस इज नोन एज बाइनरी फिजन। सो व्हाट आर द टाइप ऑफ दिस? अगर टाइप की बात की जाए तो टाइप कौन कौन से हैं सर? इसका एक तो होता है सिंपल। सिंपल तरीके से क्या हो जाए, हम सिंपल बाइनरी फिजन हो गया। या कौन सा होता है भाई, सरल विखंडन, सरल द्विविखंडन। दूसरा क्या होता है, ट्रांसवर्स। क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तीसरा कौन सा होता है सर? लॉन्गिट्यूडिनल, longitudinal, longitudinal reproduction, बाइनरी फिजन, सॉरी, longitudinal सिंपल, ट्रांसवर्स और longitudinal बाइनरी फिजन। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई बेटा जी आपको कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ये बाइनरी फिजन जो है वो किस किस तरह का हो सकता है, वो हमने आपको बताया है। अब इनका मीनिंग क्या है वो हम देखेंगे बेटा जी कि हम किस चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यस गाइस, हम क्या बात कर रहे थे कि बाइनरी फिजन जो होगा वो कैसा होगा, या तो सिंपल होगा या ट्रांसवर्स होगा या लॉन्गिट्यूडिनल होगा। सर इनका मीनिंग क्या होता है? सिंपल मतलब सरल, ट्रांसवर्स मींस अनुप्रस्थ, और अनुप्रस्थ लॉन्गिट्यूडिनल क्या होगा? तो आप बोलोगे सर लॉन्गिट्यूडिनल किसे बोला जाता है? लंबवत। क्या बोला जाता है? लंबवत को बोला जाता है। सो बात को अच्छे से क्लियर कीजिएगा कि ये बाइनरी फिजन जो है वो सिंपल हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल हो सकता है, और एक होता है बेटा, इनकी अगर बात करें आगे दूसरे डिवीजन के टाइप के बारे में बात करेंगे, ये किस तरह के होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। चलो कम ऑन, बात को क्लियर करते हैं। ये देखिएगा, ये आपके सामने एक बहुत प्यारा सा डायग्राम में लेके आया हूं। सो देखते हैं इस चीज को और समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल कौन सा है, हमारा ट्रांसवर्स कौन सा है और सिंपल कौन सा है। सो देखिए इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इस चीज के बारे में कि सर किस में क्या पाया जा रहा है। ये हमारे तीन डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो तीन डिफरेंट टाइप है उसके बारे में हमने चर्चा की है। देखिए पहला है सिंपल। सिंपल इस तरह से होगा, सेल क्या होगी? इलोंगेट होगी। इलोंगेट होने के बाद में यहां पर क्या होगा? गर्थ हो जाएगी, एक खड्डा सा हो जाएगा, और खड्डा होने के बाद फाइनली दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। कम ऑन ध्यान से सुनिएगा, कितने सेल में कन्वर्ट हो जाएगा? दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंपल बाइनरी फिजन किसके अंदर देखने को मिलता है? आप बोलिए सर अमीबा के अंदर देखने को मिलता है। कम ऑन, किसके अंदर देखने को मिलेगा बेटा जी? अमीबा के अंदर ये चीज देखने को मिलता है। अमीबा इसी तरह से डिवीजन करता है भाई, उसके पास मेल और फीमेल गेमेट नहीं है, उसके पास कोई नर और मादा वाला सिस्टम नहीं है। वो क्या करेगा, एक सेल होगी, इलोंगेट होगी, बीच में गर्थ बनेगी और दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। वो दोनों सेल कैसे ट्रीट करेंगी? तो आप बोलोगे कि सर दोनों की दोनों सेल ट्रीट करेंगी अलग अलग अमीबा की तरह, मतलब ये भी एक अलग अमीबा है और ये भी एक अलग अमीबा है। इस तरह का बिहेवियर शो करेगा बेटा। ये सिंपल या इरेगुलर बाइनरी फिजन बोला जाता है। एक होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मींस ऐसे खचाक, ऐसे काट दीजिए। आपको देखिएगा ये एक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, बताइए ट्रांसवर्स में स्ट्रक्चर किसकी दिख रही है आपको? आप बोलोगे सर पैरामीशियम की दिख रही है। किसकी दिख रही है? पैरामीशियम। तो हमारा ये एग्जांपल क्या हुआ बेटा? पैरामीशियम। पैरामीशियम की अगर बात की जाए तो पैरामीशियम में ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है, यहां पर गर्त बन रही है, धीरे धीरे गर्त बढ़ती जा रही है और फाइनली ये दो पैरामीशियम में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ऊपर वाला पैरामीशियम, एक नीचे वाला पैरामीशियम। यहां पर मैंने कहा था ना ऐसे काटेंगे, ऐसा काटा तो ये क्या बन गया हमारा? पैरामीशियम। किसका एग्जाम्पल बन गया? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का। इसमें देखिए लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन में आप किसका एग्जाम्पल देख रहे हो? आप बोलोगे सर ट्रिपोनेमा, ट्रिपोनेमा हो
गया ट्रिप्नोसोमा सॉरी, और यूग्लिना हो गया। यूग्लिना की और ट्रिप्नोसोमा की बात की जाए, यूग्लिना में क्या हो रहा है, देखिए ये एक सीलिएटेड स्ट्रक्चर है, ये दो में कन्वर्ट हो रही है, धीरे धीरे सेल 20 से ऐसे डिवाइड होती जा रही है। सो हमारे पास इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, एक हो गया यूग्लिना और दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, तो आप बोलोगे सर ट्रिप्नोसोमा। इज इट क्लियर? ये किस में पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, दूसरा होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और तीसरा मैंने बताया इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। सर ये तो दो टुकड़े हुए हैं, अगर दो से ज्यादा टुकड़े हो जाए तो इसे बोला जाता है बेटा मल्टीपल फिजन। क्या बोला जाता है, मल्टीपल फिजन। और मल्टीपल फिजन का मीनिंग क्या होता है, तो इसे बोला जाता है हिंदी में बहुविखंडन। क्या बोला जाता है, बहुविखंडन। और विखंडन का मतलब तो आप सब लोग जानते ही हैं, टुकड़े हो जाना। कितने, बहुत सारे टुकड़े कर दीजिए, कम ऑन सर, बहुत सारे टुकड़े कर दीजिए, उससे हम अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, मल्टीपल फिजन। क्या बोला जाता है, मल्टीपल फिजन या बहुविभाजन। ये किस में पाया जाता है, तो आप बोलो सर प्लाज्मोडियम में। किस में पाया जाता है, प्लाज्मोडियम में ये चीज देखने को मिलती है हमें। तो प्लाज्मोडियम में किस तरह का रिप्रोडक्शन होगा, मल्टीपल फिजन का एग्जांपल। सर क्लियर कीजिए बात को। अगर हम देखें बेटा कि एक सेल बहुत सारे टुकड़ों में अगर टूट रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन बोल देते हैं। इज इट क्लियर? और देखिए अगर आगे मैं बात करूं तो आगे आपको इस डायग्राम के थ्रू ये चीजें समझते हैं कि मल्टीपल फिजन किस तरह से हो रहा है। ये देखिए, ये आपको देखने को मिल जाता है, ये प्लाज्मोडियम की स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बहुत अच्छा डायग्राम है जो अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक प्लाज्मोडियम है, इसका एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अंदर ही अंदर देखो, इसी एक सेल के अंदर बहुत सारी सेल बनेंगी और धीरे धीरे बनते बनते एक साथ ये बर्स्ट होगा, और जब ये बर्स्ट होगा तो देखो बहुत सारे प्लाज्मोडियम आपके सामने होंगे। ये देखिए, लुक एट हियर, बहुत सारे प्लाज्मिड आपके सामने होंगे। तो इसने एक से ज्यादा बना लिए। हमें क्या करना है, औलाद पैदा करनी है। हम चाहते हैं हमारे जैसे जीव पैदा हो, उसी तरह प्लाज्मोडियम क्या चाहता है कि मैं जैसे दूसरे प्लाज्मोडियम में बना सकूं। तो ये कौन से प्रोसेस से गुजरता है बेटा, मल्टीपल फिजन के द्वारा ये अपना प्रोसेस कंप्लीट करता है। आगे अगर मूव की जाए तो एक प्रोसेस और होता है बेटा, एक प्रोसेस हमने बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, और नेक्स्ट जो है उसको क्या बोला जाता है, बडिंग बोला जाता है। क्या होता है, बडिंग। और बडिंग क्या चीज है सर, हिंदी में बोलते हैं बेटा मुकुलन। क्या बोलते हैं, मुकुलन। और मुकुलन बिल्कुल आप डायग्राम से समझेंगे तो बहुत इजीली और बहुत स्मूथली वे में आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। मुकुलन हाइड्रा में देखने को मिलता है सर, किस में देखने को मिलता है, हाइड्रा में देखने को मिलता है। ये मेरा कोई एक हाइड्रा है, इस हाइड्रा में क्या हुआ, एक साइड में थोड़ी सी बडिंग डेवलप हुई, ये बड बनेंगे। पहले क्या बनेंगे, बड बनेगा। ये बड पहले क्या होगा, बनेगा, फिर बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद देखिए अब ये इससे अलग हो चुका है, अब ये इससे क्या हो चुका है, अलग हो चुका है सर। और अलग होते ही आपको पता है कि ये एक अलग हाइड्रा बन गया है, ये एक अलग हाइड्रा बन गया है। बोलो कितना मस्त काम है। सोचो कि मैं अपनी उंगली काट, मेरे यहां से उंगली और निकलना शुरू हो जाती और उस उंगली को मैं साइड में रख देता तो जूनियर विकास बन जाता। इज इट पॉसिबल? यस, अपने अंदर ये चीज नहीं पाई जाती बेटा, लेकिन हाइड्रा में ये चीज पॉसिबल है कि हाइड्रा के एक पार्ट को हम अलग कर दें तो वो कैसे ट्रीट करने लग जाएगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करने लग जाएगा। बात समझ में आ गई? हाइड्रा में बडिंग जो है मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। सो बडिंग क्लियर हुआ आपको कि बडिंग किस तरह से होगा और किस तरह से आगे की प्रक्रियाएं होंगी। और देखिए हाइड्रा एक चीज और करता है जिसे फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है, फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। और जैसे जैसे फ्रेगमेंट्स में टूटेगा तो उसी तरह से ये बहुत सारे और भी ज्यादा क्या बना सकता है, हाइड्रा डेवलप कर सकता है। इज इट क्लियर? मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, हमने अच्छे से इस चीज को समझा है बेटा। देखिए एक हो गया बडिंग जिसे अपन मुकुलन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा जी, मुकुलन बोल रहे हैं। और मुकुलन के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। क्या होगा बेटा, हाइड्रा होगा सर। क्या होगा, हाइड्रा होगा। हाँ, एक तो सॉरी क्या होगा, हाइड्रा होगा। तो हाइड्रा की बात कर लेते हैं। तो ये है हमारा हाइड्रा। और कौन सा होता है, यीस्ट में भी पाया जाता है। यीस्ट तो एक कवक है, उसके अंदर भी इसी बडिंग के प्रोसेस के द्वारा ये चीज कंप्लीट होती है। एक और होती है बेटा स्पोंजिला। क्या होता है बेटा, स्पोंजिला। स्पोंजिला में भी क्या पाया जाता है, बडिंग के प्रोसेस के द्वारा ही न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। सो गाइस
you are enjoying the class to understand what is the meaning of the asexual reproduction. So now is it clear what is asexual reproduction means? There is no need of gamete, there is no need of any other organism, there is no need of meiosis. यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं है कि दूसरा हमारे पास साथी हमारे पास अवेलेबल हो, हमें अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है कि अलग अलग मेथड है। अगर बडिंग के द्वारा किया, बड निकल गई, अलग ऑर्गेनिज्म बन गया। नहीं सर मैं बडिंग के द्वारा नहीं करूंगा, मैं तो मल्टीपल फ्यूजन करूंगा, अपने एक हाथ में बहुत सारी सेल्स बनाऊंगा और पता चले 50 मेरे जैसे विकास खड़े हो जाएंगे, ये मेरे में पॉसिबल नहीं है। प्लाज्मोडियम इसका एग्जांपल है बेटा। तो आपको बाइनरी फ्यूजन दिख रहा होगा, ये अलग अलग मेथड से बाइनरी फ्यूजन के द्वारा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो नाउ इज इट क्लियर व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये बात हमने क्लियर कर ली है। तो बेटा जी अगली क्लास में इसी जोश और एनर्जी को बनाए रखिए, मिलते हैं फिर जोश और एनर्जी के साथ, फिर मुलाकात करते हैं। अपने सपनों को, अपनी बुलंदियों को हासिल करने का वक्त आ चुका है। सो सर्दी है, सर आंख नहीं खुलती है, बहुत ज्यादा नींद आती है, ये बहाने छोड़िए, क्योंकि बहाना असफलता का मुख्य कारण होता है बेटा जी। सो अवॉइड सच काइंड ऑफ थिंग्स, स्टार्ट टू वर्क ऑन दैट। अपनी मेहनत करना शुरू कीजिए, बहाने की जो बीमारी है उसको दूर भगाइएगा। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।